दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जॉन मिल्टन जैसे महान कवि को 50-55 क्वेश्चंस में समेटना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आज के वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर देख लेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, अपने आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन्स पोएट्री। मैथ्यू आर्नोल्ड जो कि एक अच्छे क्रिटिक थे, उन्होंने उनके स्टाइल को क्या बोला था? द मोस्ट स्प्लेंडिड मोन्यूमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, द वर्क ऑफ कोल्ड क्लासिसिस्ट, द लास्ट रेनेसा बॉयज, एंड द हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रैंड स्टाइल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। द हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल मतलब जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, स्टाइल है उन वर्ड्स को रखने का अपनी पोएट्री में, थीम ओवरऑल मिला के जो उनका तरीका था जॉन मिल्टन का, इट वाज कॉल्ड ग्रैंड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मिल्टन्स प्रोज इज ऑफन कॉल्ड। अक्सर इनके प्रोज को कहा जाता है सिसोरियम, हिब्रेक एंड प्रोफेटिक, रोमांटिक एंड एरिस्टोटेलियन। तो सेकेंड ऑप्शन हिब्रेक एंड प्रोफेटिक, क्योंकि अक्सर लाइक प्रोफेटिक टोन में, जैसे कि जो प्रोफेट होता है किसी धर्म गुरु टाइप, वैसा इनका स्टाइल रहा है जॉन मिल्टन का, कि एक थियोलॉजी जिस तरह से शामिल है इनके टोन में, तो उसको कहते हैं प्रोफेटिक। विच बिब्लिकल बुक इंस्पायर्ड सैमसन एगोनिस्टिस, जज, साम्स, एक्सोडस एंड जेनेसिस। तो सैमसन एगोनिस्टिस जो इनका वर्क है वो इंस्पायर हुआ है जज से। जज द नेम ऑफ बुक। पैराडाइज रिगेन्ड इज क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ एक्शन, पुअर स्टाइल, टू लॉन्ग एंड अनक्रिश्चियन थीम्स। तो पैराडाइज लॉस्ट ग्रेटली सक्सेसफुल था। पैराडाइज रिगेन्ड सक्सेसफुल नहीं रहा, फ्लॉप भी नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर लैक ऑफ एक्शन। लैक ऑफ एक्शन, जिस तरह से लोग पैराडाइज लॉस्ट में उम्मीद कर रहे थे पैराडाइज रिगेन्ड से भी, वैसा नहीं हो पाया। जैसे कुछ मूवीज आती हैं जिनका सीक्वल बनता है तो लोग पहली मूवी से कंपेयर करने लगते हैं उसको, ठीक वैसे ही पैराडाइज लॉस्ट और रिगेन्ड के साथ हुआ। व्हेन वाज द पैराडाइज रिगेन्ड पब्लिश्ड? पैराडाइज रिगेन्ड कब पब्लिश हुआ था? एक्चुअली जो पैराडाइज लॉस्ट था ये पब्लिश हुआ था 1667 में। जो पैराडाइज लॉस्ट लॉस्ट जो पब्लिश हुआ था, फर्स्ट बुक मतलब फर्स्ट एपिक, 1667 में, और रिगेन पब्लिश हुआ था 1671 में। 1671 और 1674 में जॉन मिल्टन की डेथ हो जाती है। जॉन मिल्टन्स डेथ ये हुई है इनकी 1674 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द म्यूज मिल्टन इन्वोक्स इन पैराडाइज लॉस्ट? एक्चुअली जो भी एपिक्स हुए हैं, तो एपिक राइटर किसी न किसी का आह्वान करते हैं, मतलब किसी न किसी को बुलाते हैं, किसी स्वर की देवी या किसी ज्ञान की देवी या जो भी रहती हैं म्यूज, उनको बुलाते हैं कि वो उनके इस ग्रेट वर्क में उनको हेल्प करें। तो मिल्टन ने भी आह्वान किया है इस अपने एपिक के कंपोजिशन में। तो कौन वो है म्यूज? कैलियोप, यूरेनिया, रेटो एंड क्लियो। तो that is Urania. Second option is correct one. Urania was the muse invoked by John Milton. Who tempts Eve in her dream before actual temptation? Paradise Lost अगर आपने पढ़ा है, समरी देखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एडम और ईव को टेम्पटेशन किया गया था किसी के द्वारा कि वो नॉलेज का फ्रूट है उसको खा लें, और वही उनके लिए मना किया गया था, उसको टच नहीं करना है। फ्रूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज ट्री का जो पेड़ था, फल था, उसको टच ही नहीं करना है, वही इन्होंने किया। तो किसके द्वारा टेम्पटेशन मतलब किया गया था? सैटन इन डिस्गाइज, राफेल एंड बेलियल एंड माइकल। तो ये हुआ था सैटन के द्वारा। सैटन डिस्गाइज में आया था और उसने कई सारे रूप रखे थे, कभी टोड, कभी सरपेंट। तो वो उसने आकर के ईव को लालच दे दिया था कि हाँ, इसको आप टच कर सकती हैं, टेस्ट कर सकती हैं। विच क्रिटिक एडमायर मिल्टन्स सब्लिमिटी बट कंडेम्ड हिज ऑब्सक्यूरिटी? जो
लॉन्जाइनस एक क्रिटिक हुए हैं, उन्होंने 5 सोर्सेस बताए हैं सब्लिमिटी के। उसी हिसाब से उनके ग्रैंड स्टाइल, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, थीम सबकी तारीफ की है। साथ ही साथ जो उसमें थोड़ी सी ऑब्सक्यूरिटी, मतलब कह सकते हैं कि स्पष्टता की कमी रह गई है, उसकी आलोचना किसने की है? जॉनसन, एडिशन, मैकॉले एंड इलियट। तो ये किया है जॉनसन ने। जॉनसन ने उसकी ऑब्सक्यूरिटी की थोड़ी बुराई की है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ बुक्स इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? जो पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन आया था उसकी शुरुआत में बुक्स कितनी थी? वैसे तो जो एपिक होता है उसमें हमेशा 12 बुक्स होती हैं, ये ट्रेडिशन रहा है एपिक में। और जो फर्स्ट एडिशन था उसमें कितनी? 10, 12, 8, 14, तो हुई इसमें 10 बुक्स शामिल थी। बाद में 2 बुक्स को बाइफरकेट करके इन्होंने 12 में कन्वर्ट किया था। ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, of man's first disobedience and the fruit refers to Cain, Adam and Eve, Noah and Moses। तो एडम और ईव यही दो थे, फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन, जिनको टेम्पटेशन किया गया था सैटन के द्वारा। तो इनको रिफर करती है लाइन। मिल्टन स्टडीड एट विच कॉलेज? पेम्ब्रूक कैम्ब्रिज, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी एंड जीसस। तो ये पढ़ते थे क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में। इनका शुरुआती जो अध्ययन था क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में था। मिल्टन वॉज नोन एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट। अब ये क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे उनके कॉलेज से है, नेम ऑफ कॉलेज। और लेडी ऑफ क्राइस्ट का मतलब था कॉलेज की लेडी। लेडी, कॉलेज की लेडी क्यों कहा जाता था? क्योंकि ही वॉज हैंडसम विद डेलिकेट लुक्स, वो बहुत हैंडसम थे, उनका लुक्स जो था वो टेंडर था, लाइक पीबी शैले। तो उसी हिसाब से इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था, क्राइस्ट कॉलेज की लेडी। Milton traveled to Italy in 1634, 1637, 39, 38, 39 and 42, 43। तो 38, 39 में ट्रेवल किया था इन्होंने, और बाद में जब सिविल वॉर हुआ इंग्लैंड में, थोड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, तो वापस आ गए। वापस आकर के इन्होंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी 2-3 शिष्यों को। तो इसकी काफ़ी इनको काउंटिंग वे में इनकी मजाक की जाती है कि आए तो थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि पता नहीं इंग्लैंड को बचा लेंगे, और आकर के यहाँ होम ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी है। तो किसी क्रिटिक ने इसकी मजाक भी बनाई है इनके इस तरह से उस टूर से वापस आने के लिए। ड्यूरिंग हिज इटालियन टूर मिल्टन मेट टर्सो, गैलीलियो, एरिस्टो एंड पेट्रार्क। तो यहाँ पर वो गैलीलियो से मिले थे, जो कि एक कह सकते हैं कि खगोल एस्ट्रोनॉमर थे, और खगोल शास्त्री जिनको कहते हैं, कि स्टार स्पेस इनके बारे में उनकी जानकारी को काफ़ी बाद में यूज़ किया गया अदर साइंटिस्ट के द्वारा। Milton became Latin secretary to the Council of State in 1649, 52, 58 and 1660। कब हुए थे ये सेक्रेटरी? तो ये हुए थे 1649 में। ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल 1649 में। इन विच ईयर डिड मिल्टन बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड? किस साल ये पूरी तरह से अंधे हो गए थे? तो ये साल था 1652। अगर ये पूछा जाता है कि एट व्हाट एज, किस उम्र में हो गए, तो आपको लिखना है 44 ईयर्स। 44 साल की इनकी उम्र थी जब ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे, क्योंकि 1608 में पैदा हुए थे, 1652 में ब्लाइंड हुए, तो मतलब 44 साल इनकी उम्र थी उस समय। इन द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट मिल्टन साइडेड विद। जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंग्लैंड में, तो पार्टीज हर देश में होती हैं, जैसे अपने यहाँ इंडिया में भी हैं बहुत सारी, कोई ना कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रखता ही है किसी न किसी पार्टी के प्रति। इनका किस तरफ था? पार्लियामेंटेरियंस एंड प्यूरिटन्स, इनकी तरफ इनका रुझान था, इनको ये सपोर्ट किया करते थे, पार्लियामेंटेरियंस एंड प्यूरिटन्स। व्हेन डिड मिल्टन लूज द पॉलिटिकल फेवर? जब ये पावर में आए, सेक्रेटरी बनाए गए, लैटिन सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल, तो काफ़ी इनके पास पावर थी, सब कुछ ये करते थे। लेकिन कुछ चांस ऐसा भी आया कि जब इनकी पूरी पॉलिटिकल पावर ख़त्म कर दी गई, और कहो कि ये मारे जाते अगर एंड्रयू मार्वेल, जो एक पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे, एंड्रयू मार्वेल, जिनकी एक पोएम बहुत फेमस है, कोई मिस्ट्रेस टू हिज कोई मिस्ट्रेस, इनकी वजह से ये बचे। इन्होंने बहुत ज़्यादा पैरवी की, तो मिल्टन को फांसी लगते लगते बची थी। तो ऐसा टाइम भी आया था। ऐसा कब आया था? ये आया था सी वाला ऑप्शन ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड। 1660 में जब रेस्टोरेशन काल आया, चार्ल्स सेकंड दोबारा रेस्टोर किया गया अपने सिंहासन पर, मतलब जो राजशाही थी फिर से वापस आई इंग्लैंड में। तो मिल्टन जो कि प्यूरिटन थे, इनके खिलाफ थे पहले से ही,
तो इनको फांसी लगते लगते बची थी, बस एंड्रू मार्वल ने किसी तरह इनको बचाया। विच वॉज मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम ऑन शेक्सपियर 1630, लिसिडस 1637, कोमस 1634 एंड ऑन टाइम 1630। पब्लिश पोएम पूछी गई है, फर्स्ट पोएम नहीं पूछी गई है। तो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी ऑन शेक्सपियर 1630। और अगर पूछा जाए आपसे कि उनकी फर्स्ट पोएम कौन सी है, तो वो ये है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि 1629 में लिखी थी इन्होंने। इसके जस्ट अगले साल इनकी फर्स्ट पोएम ऑन शेक्सपियर पब्लिश हुई थी। तो ये है कि एक्चुअली ये ओड है, इट्स एन ओड। व्हाट डज ललेग्रो सेलिब्रेट? mirth, melancholy, heroism एंड डेथ। इसकी जो थीम है वो है हैप्पीनेस की, mirth। व्हाट डज इल पेंसरेसो? ये दोनों पोएम ट्विन पोएम्स कही जाती हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इल पेंसरेसो सेलिब्रेट मेलनकली एंड कंटेम्पलेशन, जॉय, हेरोइज्म, नॉलेज। इसका नाम ही ऐसा है, पेन। आप यहाँ से समझ सकते हैं, पी जैसे दर्द की जो स्पेलिंग होती है पेन, PAIN, पेन, दर्द, कष्ट, मुसीबत। इल पेंसरेसो, इल का मतलब भी हम कहते हैं बीमार। तो जब भी थीम पूछी जाए आप इनसे कम मतलब जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इल का मतलब बीमार और पेन का मतलब दर्द। तो थीम इसकी जाहिर सी बात मेलनकली एंड कंटेम्पलेशन, दुख की बात करता है ये वाला जो वर्क है उनका। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ कॉमर्स? पॉलिटिकल फ्रीडम, चैस्टिटी एंड वर्च्यू, क्रिश्चियन साल्वेशन, किंग्स अथॉरिटी। तो दैट इज क्रिश्चियन, चैस्टिटी एंड वर्च्यू, पवित्रता और गुण की बात की गई है। फॉर हुम डिड मिल्टन कंपोज लिसिडस? जो कि ग्रेट एलिजी है, बहुत अच्छी पोएम है, अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लगती है ये। एलिजी है, किसके लिए लिखी थी? एडवर्ड किंग, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, एडवर्ड स्पेंसर। तो ये लिखी थी इन्होंने एडवर्ड किंग के लिए, उनका जो फ्रेंड था एडवर्ड किंग। व्हाट डज द फेमस लाइन फ्रॉम लिसिडस क्रिटिसाइज? द हंग्री शीप लुक अप एंड आर नॉट फेड। तो जो भी बड़ी पोएम्स होती हैं उनमें पोएट लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं। यहाँ पर मिल्टन भी थोड़ा सा भटके हैं, उन्होंने उसमें क्लर्जी और करप्शन इन सोसाइटी ऑफिशियल्स में उन सबको शामिल कर लिया है लिसिडस में। तो यहाँ पे जो हंग्री शीप है वो किसको इस लाइन के थ्रू एक्चुअली उन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया है? स्कॉलर्स, क्लर्जी, पॉलिटिशियंस एंड पोएट्स। तो उन्होंने क्लर्जी को क्रिटिसाइज किया है। हंग्री शीप मतलब कौन हो गया? कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं बेचारे, वो उम्मीद किए हुए हैं स्पिरिचुअलिटी की कि ये क्लर्जी लोग कुछ उनको ज्ञान देंगे, कुछ भगवान स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देंगे, लेकिन ये लोग अपने ही पेट भरने में और अपने लग्जरियस लाइफ में बिजी हैं और कॉमन हंग्री शीप को इग्नोर कर रहे हैं। पोएम में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। लुक होमवर्ड एंजल फ्रॉम लिसिडस लेटर इंस्पायर्ड टीयर्स इलियड, थॉमस वुल्फ, इजरा पाउंड एंड WH ऑर्डन। तो ये थॉमस वुल्फ ने को इंस्पायर किया, उन्होंने एक वर्क लिखा है इस पर। ऑफ एजुकेशन वॉज रिटन इन 1642, 1644, 49 एंड 58। तो ये लिखा गया था 1644 में, ऑफ एजुकेशन। जैसे ऑफ का वैसे ज्यादातर टाइटल आपको पता है, फ्रांसिस बेकन जो कि ग्रेटेस्ट निबंधकार हुए हैं, बहुत सारे उनके निबंध हर एग्जाम में आते हैं, जैसे ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ एजुकेशन। ऑफ एजुकेशन इनका नहीं है, तो खैर ये इनका मिल्टन का है। ऑफ स्टडीज, ऑफ लव, ऑफ पुअर, यानी क्या क्या लिखा है उन्होंने, बहुत कुछ लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। ऑफ स्टडीज सबसे ज्यादा याद रहता है, तो वही मैंने आपको एग्जाम्पल में दे दिया। तो इन्होंने भी लिखा इस टाइप के टाइटल से, तो वो 1644 में लिखा गया। एरोपेजिटिका इज अ स्पीच अगेंस्ट विच सब्जेक्ट? मोनार्की, डाइवोर्स लॉज, सेंसरशिप एंड एजुकेशन सिस्टम। तो एरियोपेजिटिका उन्होंने लिखा था सेंसरशिप के लिए, जो कानून पास किया गया था बुक्स को रिव्यू करने का, पब्लिकेशन से पहले कि बुक्स रिव्यू की जाएंगी उसके बाद बुक्स का पब्लिकेशन होगा, तो उसके खिलाफ इन्होंने ये लिखा था। आइकोनोक्लास्ट, एक्चुअली एक जो सही टर्म होता है इसका इंग्लिश में, दैट इज ICONOCLA। आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है इमेज ब्रेकर को। तो इमेज ब्रेकर मतलब मूर्ति भंजक। वॉज अ रिप्लाई टू, ये लिखा था जॉन मिल्टन ने, किसके लिखा था? हॉब्स, चार्ल्स फर्स्ट, इकॉन, बैसिलिक एंड आर्क बिशप लॉर्ड एंड थॉमस मोर। तो एक्चुअली ये जो टर्म है इकॉन बैसिलिक, इसका मतलब है पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, पोर्ट्रेट ऑफ द किंग।
चलिए ये जो वर्क था ये लिखा गया था चार्ल्स फर्स्ट की इमेज को सुधारने के लिए। जब वो मारा गया, ही वॉज बिहेडेड, एक्चुअली उसका असैसिनेशन किया गया था, तो उसको एक क्रिश्चियन मार्टर के तौर पे दिखाया गया कि वो क्रिश्चियन मार्टर है, सेंट था, और उसको पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार बनाया गया, उसको उसकी इमेज को सुधारने की कोशिश की गई। अब क्योंकि जॉन मिल्टन जो थे सेक्रेटरी थे काउंसिल के, तो उन्होंने इनको आदेश दिया कि जो चल रहा है उसकी इमेज सुधारने का, उसकी इमेज ना सुधर पाए, जो जैसा था वैसा, तो इसके बदले में कुछ लिखो। तो अब इन्होंने, जॉन मिल्टन ने ये वर्क लिखा था, आइकोनोक्लास्ट मतलब मूर्ति भंजक, इमेज को तोड़ने वाला, ये वर्क इन्होंने लिखा था। तो बी ऑप्शन ठीक है। मिल्टन्स टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट डिफेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिजिसाइड, एजुकेशन, रिफॉर्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस। तो इसकी थीम है रिजिसाइड। इन एरियोपेजिट का मिल्टन कंपेयर्स बुक्स टू, बुक्स की तुलना किससे की है उन्होंने? मिरर्स, लाइट, लिविंग क्रीचर्स एंड फ्लावर्स। तो उन्होंने तुलना की है लिविंग क्रीचर्स से, लिविंग क्रीचर्स। मिल्टन्स प्रोज स्टाइल इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर सिंप्लिसिटी, हार्शनेस एंड लैटिनिज्म, ओवर यूज ऑफ राइम एंड रिपीटिशन। हार्शनेस एंड लैटिनिज्म, वैसे जितनी हमने पोएम पढ़ी हैं अपने लोगों ने, मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन जो पढ़ी हैं वो अच्छी वर्क, इनका अच्छा वर्क लगा है। अब लैटिनिज्म की अगर इनकी बुराई की जा रही है तो टी.एस. एलियट की कितनी करनी चाहिए। टी.एस. एलियट ने ना केवल लाटिन बल्कि जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, संस्कृत, ना जाने कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ कर डाला है रेफरेंसेस में। तो बहुत ज़्यादा उन, चलिए ये वाला जो टर्म है वो टी.एस. एलियट पे ज़्यादा अप्लाई करता है। हु कॉल्ड मिल्टन्स प्रोज स्टॉर्म ऑफ रेटरिक, स्टॉर्म ऑफ रेटरिक किसने कहा है? जॉनसन, मैकॉले, इलियट एंड कॉलरिज। तो ये कहा गया है मैकॉले के द्वारा। मिल्टन्स ट्रीटीज ऑन रिलीजन पब्लिश्ड पोस्टुमसली इन 1823, धर्म के ऊपर भी लिखा था, जो कि 1823, सोचो इतने साल बाद पब्लिश हुई थी। डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियाना आइकोनोक्लास्टिस ऑफ एजुकेशन, रीजन ऑफ चर्च एंड गवर्नमेंट। तो यह है डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियाना, इसका मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियनिटी। डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो वॉज रिटन इन लाटिन, ग्रीक, इंग्लिश, इटालियन। तो ये लिखा है एक्चुअली लाटिन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। हु सेड मिल्टन्स प्रोज इज हार्श, ऑब्सक्यूर एंड पेडांटिक? जॉनसन, एडिसन, मैकॉले एंड आर्नोल्ड। तो ये कहा गया है जॉनसन के द्वारा। अभी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन एक और था। फ्रॉम वेयर डिड मिल्टन बोरो द टाइटल ऑफ एरियोपेजिट का, कहाँ से लिया है? रोमन सीनेट से, ग्रीक एरियोपेगस काउंसिल, बाइबल एंड इटालियन हिस्ट्री। तो क्योंकि ये वाला टर्म है एरियोपेगस, इससे मिलता जुलता है, तो इसी से ही इन्होंने ग्रीक एरियोपेगस काउंसिल से ये टर्म लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्टनिक प्रोज वर्क वॉज बैंड? कौन सा वर्क इनका बैन कर दिया गया था सरकार के द्वारा? डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, एरियोपेजिटिका, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे वर्क बैन किए गए थे। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। Satan's famous line, "The mind is its own place," occurs in book first, book second, book third, book four। ऐसे क्वेश्चन वैसे तो नहीं आते हैं बुक वाइज, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा आपको ऐसे याद रख पाना, क्योंकि सब पढ़ते भी नहीं है। 12 की 12 बुक्स ना तो मार्केट में अवेलेबल हैं आसानी से, ना मिलती हैं। लेकिन आपको ये जो कोटेशन है ये याद रख लेना चाहिए। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, मान लो पूछ लिया जाए कि कौन कहता है जी, ये जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है सैटन्स फेमस लाइन, ये ना हो, ये पूछ लिया जाए कि हु इज द स्पीकर ऑफ द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, तो आपको याद होना चाहिए सैटर्न। एक्चुअली ये बुक फर्स्ट में आता है, जब वो समझा रहा होता है अपने फॉलन एंजल्स को कि अपने मन से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने दिमाग में ही सब कुछ है, सोच सब कुछ है अपनी। हु सेज द मेंशन्ड डायलॉग इन विच बुक, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये वाला डायलॉग काफी फेमस है कि गुलाम बनने से अच्छा है आप अपने छोटा सा काम करिए और मालिक बनिए। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, मालिक बनना ज्यादा अच्छा होता है। ये किस में आता है? ये भी बुक फर्स्ट में ही आता है, बुक फर्स्ट में। द काउंसिल ऑफ फॉलन एंजल्स इन हेल इज हेल्ड। हाँ, पिछला का जो थोड़ा सा स्पीकर की बात छूट गई है, तो इसको भी सैटन ही बोलता है अपने फॉलन एंजल्स को समझाने के लिए।
द काउंसिल ऑफ द फॉलन एंजल्स इन हेल इज हेल्ड कहाँ होती है? पेंडोमोनियम, केओस, लिम्बो एंड कोसिटस। तो ये होती है पेंडोमोनियम में, पेंडोमोनियम। हु डिजाइन द पेंडोमोनियम, किसने इसकी डिजाइन किया था, मतलब किसने बनाया है? हु इज इंजीनियर, इंजीनियर भी थे उसकी सेना में। बिलजबब, मैमन, मोल्सिबर एंड बेलियल। तो ये हुआ था मोल्सिबर के द्वारा डिजाइन किया गया था। मुंशी है मुंसिबर, मुंशी जो बनाता डिजाइन। व्हाट डज माइकल इन पैराडाइज लॉस्ट शो टू एडम, एडम को क्या दिखाता है? विजन्स ऑफ द फ्यूचर, हेवन, हेल एंड द फ्लड ओनली। तो वो क्या दिखाता है? विजन्स ऑफ द फ्यूचर। वो बताता है कि ऐसे ऐसे दुनिया होगी, ऐसे तमाम बातें होंगी, सबके बारे में बताता है वो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन? ब्लैंक वर्स, राइम्ड कपलेट्स, ओटावा राइमा, तर्जा राइमा। तो ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, ब्लैंक वर्स। Dryden adapted Paradise Lost into which of the following? Heroic couplets, A State of Innocence, an epic in rhyme, royal satire। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये द स्टेट ऑफ इनोसेंस एक वर्क है उनका, एक्चुअली ये ड्रामा है। क्या है? ड्रामा। एक ड्रामा लिखा है राइडन ने इस थीम पर, पैराडाइज लॉस्ट की थीम पर। एडिसन रोट essays on Paradise Lost in The Spectator, The Tattler, The Rambler, The Guardian। द स्पेक्टेटर, ये वाला क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है, वहां आया था ये क्वेश्चन। एडिसन ने किस थीम पर निबंध लिखे हैं? तो पैराडाइज लॉस्ट पर लिखे हैं। व्हाट डिड टीएस एलियट से अबाउट पैराडाइज लॉस्ट? अब टीएस एलियट अगर हैं तो किसी की बुराई ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत कम तारीफें इनके मुंह से निकली हैं किसी के बारे में। तो क्या कहा है? मोन्यूमेंट टू द डेड आइडियाज, अ वर्क ऑफ इटर्नल ब्यूटी, सबलाइम एपिक, द लास्ट रेनेसा पोएम। तो जिसमें बुराई की गई वो यही वाला है, मोन्यूमेंट टू द डेड आइडियाज। सारे आइडियाज ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, उसके बारे में मोन्यूमेंट है। ये ऐसा टीएस इलियट ने माना है। हु कंपेयर्ड पैराडाइज लॉस्ट टू द इलियड एनीड ऑफ इंग्लैंड? मकॉले, एडिसन, जॉनसन, कॉलरिज। एडिशन ने इसकी तारीफ की है। ये इलियड और एनीड से कम नहीं है किसी भी रूप में। ये ग्रीक एपिक है। सैटर्न्स शील्ड इज कंपेयर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द मून, द ड्रैगन्स विंग, प्लैनेट, माउंटेन। तो ये मून से तुलना की जाती है बार बार उसके शील्ड की, का मून। हु हेल्प सैटर्न क्रॉस chaos, sin एंड डेथ, बेलियल, यूरियल, बील्जबब। यहाँ पर आंसर है sin एंड डेथ, sin एंड डेथ। Samson Agonistes modeled on Greek tragedy, रोमन ड्रामा, सेनेकन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन प्ले। तो ग्रीक ट्रेजेडी जो है सोफोक्लीस की, उस पर ये बेस्ड है सैमसन एगोनिस्टिस। फेमस लाइन फ्रॉम सैमसन एगोनिस्टिस, आई लेस इन गाजा एट द मिल विद स्लेव्स। हेल, होली लाइट, बेटर टू रेन इन हेल, ये तो पैराडाइज लॉस्ट से है। द वर्ल्ड वाज ऑल बिफोर देम। तो आई लेस इन गाजा एट द मिल विद स्लेव्स फेमस लाइन है सैमसन एगोनिस्टिस से। आइलेस इन गाजा फ्रॉम सैमसन एगोनिस्टिस वॉज लेटर यूज एज नॉवल टाइटल, किसके द्वारा? एल्डस हक्सले, टीएस इलियट, ग्राहम ग्रीन एंड जॉर्ज ऑरवेल। एल्डस हक्सले के द्वारा ये एक नॉवल लिखा गया सेम टाइटल में, आइलेस इन गाजा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु सेड मिल्टन सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट? एक सोनेट लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनके बारे में, वो उसमें लाइन आती है। Friends, these were the 55 questions. I tried my best to make them simple and important according to your upcoming exam. I hope you would like the video. You can like, subscribe, share the channel for upcoming videos. Thanks for watching.